ऑन। हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबी कोचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने एसएससी के सामान्य अध्ययन को प्रारंभ किया था, जिसके अंदर अपने हिस्ट्री वाला पोर्शन एंड हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल जियोग्राफी एंड उसके बाद अपने साइंस वाला पोर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको जो सारा कल जो थ्योरिकल पार्ट है वो मैं आपको करवाऊंगा एंड जिसके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो जो जीके जीएस वाले हैं, स्टैटिक जीके के, वो सर आपको करवा रहे हैं। एंड साइंस के क्वेश्चन अपनी क्लास ये कंप्लीट होने के बाद सिलेबस उसके बाद करेंगे अपने क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपना क्या रहने वाला है। पहली की क्लास के अंदर जो बेसिक चीजें हैं, जो अपने भौतिक विज्ञान शाखा को स्टार्ट किया था, सामान्य विज्ञान के अंदर क्या स्टार्ट किया था, भौतिक विज्ञान को। क्योंकि एसएससी के अंदर जो जीके जीएस वाला पोर्शन है अहम भूमिका निभाता है, जिसके अंदर अपने पहला सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान वाला स्टार्ट किया था। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में जो मोस्टली जो टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं वो अपने कर चुके थे। शायद आपको नहीं पता क्योंकि आपने टीसीएस क्वेश्चन आप उठा के करो उसको। मैंने हर एक क्वेश्चन को देखा है, उसमें लगभग टॉपिक में से क्वेश्चन निकल रहे हैं। बस उनके ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कुछ एक बन रहे हैं। जैसे आपको बताया, जैसे करंट वाला बताया पहला, जिसमें धारा का फॉर्मूला बताया, धारा का विद्युत क्षेत्र का बताया, जिनमें डायरेक्टली आपके सूत्र के अनुसार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर पहला तो ये अपने एक टॉपिक रहता है अपवन वेग वाला। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी पूछा गया है। अपवन वेग, अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या होता है। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होता है, मानो कोई भी चालक है, चालक के ऊपर विभवांतर लगाने पर, क्या कोई भी चालक है, चालक आपको बता दिए पिछली क्लास के अंदर कि चालक क्या होता है, जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हो। ये दो एक प्रॉपर्टीज है। और इसके अलावा जैसे चालक पदार्थ के उदाहरण होगी चांदी, तांबा, ये सब चालक पदार्थ के एग्जाम्पल है। तो अपने चालक पदार्थ के बारे में बात कर चुके थे, तो अब ये देखो कि अपवन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, मानो कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक जिसके ऊपर विभवांतर लगाने पर, क्या चालक पर विभवांतर, विभवांतर लगाने पर, चालक के ऊपर जब विभवांतर लगाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जा मतलब वेग प्रारंभ हो जाएगा। मतलब कोई भी चालक पर विभवांतर लगाने पर वहां पे इलेक्ट्रॉनों का वेग प्रारंभ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो मुक्त अवस्था में गति करने लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में गति करेंगे, गति करेंगे किस अवस्था में, मुक्त अवस्था में। ये चीज याद रखना, मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में जब गति करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन मुक्त जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा मुक्त अवस्था में की गई गति को ही अपने क्या कहते हैं, अपवन वेग कहते हैं। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मुक्त रूप से गति करते हैं तो इस गति को अपने क्या नाम देते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या अपवाह वेग भी किसे कहते हैं, इसे कई बार अपवाह वेग भी कहते हैं, अपवाह गति या अपवाह वेग। ठीक है, ये था इसके बारे में, क्योंकि ये एक एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो मैंने आपको मतलब मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो आगे अपने बात करते हैं, अपवाह वेग के बारे में बात कर ली अपने। अपने जो विद्युतीय क्षेत्र वाला है, धारा और विद्युतीय वाला, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन कवर अप कर लिए आपने, मोस्टली टॉपिक अपने किए, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन अपने कवर अप हो गए। तो उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट थे, वैसे एक ये अपवाह वेग वाला था, और दूसरा जैसे ये कौन सा, विद्युत द्विध्रुव वाला, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको समझो। कोई भी निकाय है, निकाय बोले तो कोई भी मतलब वस्तु जिसके ऊपर दो समान परिमाण, दो समान परिमाण लेकिन प्रकृति कैसी विपरीत हो। देखो, जब निकाय पर, निकाय पर दो समान परिमाण, दो समान परिमाण मतलब जिसका मैग्नीट्यूड समान हो, परिमाण समान हो, ऐसी राशि जिसके ऊपर समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के हो, लेकिन विपरीत
प्रकृति के हो, विपरीत प्रकृति के हो, उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। विपरीत प्रकृति के हो और साथ में कुछ अल्प दूरी पर रखे हो, दोनों आवेशों के मध्य कुछ अल्प दूरी भी हो, कुछ अल्प दूरी पे रखे हो, अल्प दूरी पर हो, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस तरह देखो, ये Q मान लो पॉजिटिव आवेश, कुछ दूरी R पर नेगेटिव। समझो इस बात को, कुछ दूरी R पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो समान परिमाण, लेकिन प्रकृति कैसे है? विपरीत, यानी कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। विपरीत प्रकृति लेकिन परिमाण समान है, कुछ दूरी पे रखे हो, दूरी मतलब कोई भी R दूरी पे रखे हो, तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझो इस बात को एक बार। क्या एक बार बोर्ड पे जो लिखा है उसको नोट करो। तो देखो इसको क्या है कि दो निकाय, मतलब निकाय में दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति को होते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब बात आई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी, मेन इसका पोर्शन है, वहीं से पूछेंगे क्वेश्चन। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यही सेम पोर्शन क्या अल्प दूरी पे रखे हो, इनकी मध्य की दूरी क्या है? R है। तो मानो इन दोनों के मध्य, इन दोनों में से कोई एक आवेश जिसका परिमाण तो दोनों का सेम है, लेकिन प्रकृति अपने एक बार मेंशन नहीं करनी, दोनों में से कोई एक आवेश उठा लिया, ठीक है, और इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी क्या है? R। मतलब सीधा लिख दो, इनके मध्य की मध्य की दूरी Q आवेश इन और इनके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे लिखते हैं अपने P से। नोट करते जाना एक बार इसको, जिसे अपने P से प्रदर्शित करते हैं, जिसको अपने किससे शो करते हैं? P से। ठीक है, क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बार फिर से देखो, इन दोनों आवेश, दोनों में से किसी एक का परिमाण तथा इनके मध्य की दूरी, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे अपने किससे प्रदर्शित करते हैं? P से करते हैं। एक बार फिर से इसको नोट करते जाओ आप, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, P से Q इंटू मध्य की दूरी, जिसे अपने Q इंटू 2a कहते हैं। 2a मतलब ये है, इनके मध्य मान लो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इधर दूरी a और इधर भी दूरी a प्लस a, टोटल दूरी कितनी होगी? 2a। इस तरह अपने ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो विद्युत धारा और विद्युत की वाला है, उसमें से मेरे हिसाब में से इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो मैंने करवा दिया आपको 2-3 क्लासों के अंदर। बाकी अपना कौन सा? एक तो वेस्टर्न सेतु वाला, किरचॉफ का नियम और मीटर सेतु वाला, ये 3 टॉपिक रह गए, जिनमें से क्वेश्चन तीनों में से, क्योंकि एक एग्जाम के अंदर तीनों टॉपिक में से एक साथ तीनों में से एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये ऐसा तो संभव है नहीं। तीनों में से कोई एक टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। अब अपने पिछले जो प्रीवियस ईयर के आधार पर देखेंगे कि पिछले एग्जाम के अंदर कौन सा पूछा गया। बाकी अपने तीनों ही बढ़िया तरीके से करेंगे, क्योंकि इन तीनों में से क्वेश्चन पूछते हैं परिभाषा के आधार पर, उनके वैज्ञानिक कब खोज की और उसने क्या पता लगाया। तो आज के अपने जो विद्युत धारा और विद्युत की है, उसमें यहाँ तक करेंगे। अब अपने थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी जान लेते हैं कि चुंबक की क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, या चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक भी करते जाना आप, और शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्या करना है आज अपने क्लास के अंदर? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय या विद्युतीय पर चुंबकीय प्रभाव। पहले तो ये देखो, कोई भी चालक पदार्थ है, चालक के ऊपर जब धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब चालक के ऊपर, चालक तार पर, चालक में जब धारा प्रवाह करते हैं, क्या? किसका प्रवाह? धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह किया जाता है, तो
ऐसी स्थिति में चालक पदार्थ पर धारा का प्रवाह होने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे? चालक में से धारा का प्रवाह करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, समझो इस बात को, इस सर्कल को। मान लो कोई भी चालक परिपथ है, उसके अंदर अपने धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करने पर उसमें से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपने चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इस सब सर्कल को, इस चीज को समझने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ओर्स्टेड। उन्होंने एक नियम दिया। क्या? ओर्स्टेड का नियम समझते हैं अपने। इस सिद्धांत को समझने के लिए, उस चुंबकीय प्रभाव को, चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए, इस चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए वैज्ञानिक थे किस? कौन? ओर्स्टेड। ओर्स्टेड ने एक नियम दिया, ओर्स्टेड का नियम कहते हैं जिसे, ओर्स्टेड का नियम। ठीक है, ओर्स्टेड। पहला तो ये क्वेश्चन बढ़ता है, ओर्स्टेड का फुल नेम, इसका हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, क्योंकि एसएससी लेवल देख के चल रहे हैं अपने। हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, इसका पूरा नाम हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड है। ठीक है, दूसरी बात, इसने जो सिद्धांत दिया था वो सन 1820 के अंदर इसने नियम दिया था। ये दो चीजें एक क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना कि 1820 में ओर्स्टेड का नियम ओर्स्टेड ने दिया था। दूसरा, इसका नाम, फुल नेम क्या इसका? हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड। 10वीं के एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा इसका, इस साइड जैसे पीले से बॉक्स के अंदर, सीधी लाइनिंग के अंदर नहीं दिया होगा, पीले से बॉक्स के अंदर लिखा होगा सन 1820 में हंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने ये नियम दिया था, ये नियम दिया था। तो इस नियम के अनुसार अब समझते हैं। तो क्या किया कि हंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, यानी कि ओर्स्टेड ने सन 1820 में नियम दिया। ठीक है, 1820 में नियम दिया, तो उसने क्या किया? एक चालक परिपथ लिया। चालक परिपथ में क्या क्या सामान यूज किया? तो इस परिपथ के अंदर क्या किया? चुंबकीय सुई, धारा नियंत्रक, चुंबकीय सुई धारा नियंत्रक तथा और क्या यूज किया था इसने? और कुंजी। ये चीजें उसने परिपथ के अंदर लगाई। कैसे समझते हैं? तो पहला, 3 नियम दिए थे इसने। पहला क्या? उसने इस तरह परिपथ है, मानो ये इस तरह, ये इस तरह चुंबकीय सुई है। तो पहला नियम तो ये, जब इसने, पहले नियम के अंदर इसने क्या किया? जब इसने इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाह नहीं की, मतलब धारा प्रवाह नहीं की, तो ऐसी स्थिति में जब धारा प्रवाह नहीं की तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय सुई के अंदर किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हुआ। मतलब ये देखो, मतलब धारा प्रवाहित नहीं करने पर चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हुआ। चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का कोई भी विक्षेप नहीं हुआ, ठीक है, पहला नियम तो ये दिया कि मतलब उसने परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं की, तो धारा प्रवाहित नहीं करने पर उसके अंदर, चुंबकीय सुई के अंदर किसी प्रकार का विक्षेप नहीं हुआ, मतलब वहां पे धारा प्रवाहित नहीं हुई, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ जब धारा प्रवाहित नहीं की। पहला नियम। दूसरा क्या कहता है? अरे यार, ये डायग्राम फिर से मिटो दिया। चलो देखते हैं। ये तो जिसके अंदर यूज में होने वाले सामान, ये पहला नियम तो ये था।
अब इस बार क्या धारा प्रवाहित की, ठीक है, धारा प्रवाहित की, वही परिपथ इस तरह। ये इस तरह ये चुंबकीय सुई। अब इसमें क्या किया उसने, इस बार धारा प्रवाहित की, तो धारा प्रवाहित करने पर, आई धारा प्रवाहित करने पर जैसे ही उसने धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया। मतलब पहले तो इस तरह थी ये सीधी, ठीक है, लेकिन अब धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप इस तरह विक्षेप आ गया। समझ रहे हो बात को? मतलब जैसे ही उसने धारा प्रवाहित की चुंबकीय सुई में भी विक्षेप आ गया। मतलब वहां पे जब परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका प्रमाण कहां से पता चला कि वहां पे चुंबकीय सुई में थोड़ा विक्षेप प्राप्त हुआ। मतलब चुंबकीय सुई में जब विक्षेप प्राप्त हुआ तो ऐसी स्थिति में वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये कंप्लीट हुआ। अब ये देखो तीसरे में उसने क्या किया, लोचा थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा लोचा कर दिया उसने। क्या किया उसने, पहले तो इस दूसरे नियम के अंदर उसने धारा का प्रवाह इस दिशा में किया, ऊपर की ओर मानो, तो विक्षेप की दिशा इस तरह होगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, लेकिन तीसरे नियम के अंदर क्या किया उसने, धारा का जो प्रवाह है विपरीत दिशा में कर दिया, धारा को चेंज कर दिया। जब धारा का प्रवाह दूसरी दिशा में किया तो चुंबकीय सुई में भी विक्षेप की दिशा भी चेंज हो गई। बात को समझ रहे हो? जैसे ही उसने धारा का प्रवाह चेंज किया चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी चेंज हो गई। ठीक है, यह था तीसरा नियम। मतलब धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप, कोई भी प्रकार का विक्षेप हुआ, और जैसे ही धारा का प्रवाह चेंज किया तो विक्षेप भी सुई में भी चेंज आ गया, सुई की दिशा चेंज होगी। ये दिए थे ओर्स्टेड ने नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या हुआ कि अब ये तीनों नियम आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिए, तो निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष यही निकला कि जब परिपथ के अंदर अपने धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पे चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। मतलब धारा प्रवाहित करने पर वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकीय सुई, मतलब परिपथ के अंदर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही धारा का प्रवाह चेंज करने पर, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई में भी विक्षेप की दिशा बदल जाती है। ये दिया था ओर्स्टेड ने नियम सन 1820 के अंदर, जिसका फुल नेम क्या था, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ठीक है, बात समझ रहे हो आप अच्छी तरह से? थ्योरिकल पार्ट है वो मैं ही करवाऊंगा। बात को मैं आशा करता हूं कि एक एक चीज को आप बढ़िया तरीके से समझ रहे हो। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही। जैसा ही आप कमेंट करोगे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका उस क्वेश्चन का, उस आपके कॉन्सेप्ट का, उस जो भी आपका डाउट रहता है उसका नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे, उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। लेकिन आप क्लास को एक बार देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो क्लास को। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लास को रेगुलर देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, और क्लास भी कंटिन्यू चलती है लेकिन लाइक नहीं करते, और डाउट आता है तो अपने खुद देख लेते, कमेंट नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म पे यही जरिया रहता है, हमारा मोटिवेशन यही रहता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट दिखा रहा है। उसमें ऐसे तो है नहीं ओपन प्लेटफॉर्म पे अभी कोई पैसे मिलने लगे। ठीक है, तो यही मोटिवेशन रहता है आप सभी का। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना। आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी एस्पिरेंट जो भी है, उनको एक बार जरूर चैनल को शेयर करना। क्लास अच्छी लगे, समझ आए उनको, वो उनकी मर्जी होती है, क्योंकि सबको एक जैसा नहीं होता कि उनको टीचर एक जैसा, मतलब सबकी अलग अलग पसंद होती है, किसी को किसी टीचर के समझ आती है। ठीक है, तो अपने पहला किया था कौन सा, हैंस के ओर्स्टेड के नियम को समझा था कि ओर्स्टेड को नियम 3 भागों में। ठीक है, ओर्स्टेड के नियम को समझने के बाद अपने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात कर ली थी कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरह होता है। मतलब धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इस बात को समझने के बाद ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र है उत्पन्न हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। अब चुंबकीय बल की गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की गणना करनी है।
क्षेत्र में लगने वाले बल की गणना करनी है। ठीक है, लगने वाले बल की गणना करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश होगा, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो आवेश है उस पे लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में जिस आवेश पे लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल F इस आवेश के समानुपाती होता है। कैसे? ये इस आवेश Q के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, आवेश की मात्रा, बल भी बढ़ेगा। बात को समझ रहे? क्योंकि समानुपाती के निशान भी यही मतलब होता है कि जो इस साइड वाली राशि बढ़ेगी तो इस साइड वाली भी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक ही। ठीक है, पहली बात तो ये कि कोई गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश, तो उस पर लगने वाला बल आवेश के समानुपाती होता है। दूसरी बात कि इस आवेश पे लगने वाला बल इस आवेश की गति के, मतलब आवेश के वेग के भी समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल इसके वेग पे, आवेश के वेग पे भी समानुपाती होता है। वेग अब ये इस तरह, चलो इसको बाद में समझेंगे, पहले इस चीज को समझते हैं, फॉर्मूले को। इस वेग के भी समानुपाती होता है। ठीक है, अब इन चीजों का मिलाओ, F समानुपाती Q इंटू V, क्योंकि दोनों साइड F सेम, इन दोनों को गुणा कर दिया। अब समानुपाती निशान को आपको पता है हटाना पड़ता है, किसी भी स्थिति में समानुपाती निशान को नहीं रखते। इस समानुपाती निशान को जैसे ही हटाएंगे तो वहां पे एक कांस्टेंट आएगा B QV QVD कह सकते हो। इस B को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इस B को कहते हैं। याद रखना इस चीज को, क्योंकि फॉर्मूले चुंबकीय क्षेत्र वाले में चुंबकीय क्षेत्र को अपने B से प्रदर्शित करेंगे। F इज इक्वल टू, या इसका फॉर्मूला यही रहता है, F इज इक्वल टू QVB। F बराबर QVB, जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है B। अब यहां से इस फॉर्मूले से चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र को निकालेंगे। अब ये F बराबर QVB है। अब इसको ये से करो, इन दोनों को इसके बटा में ले जाओ, F बटा QV, और ये B यहाँ पे पड़ा है। ये अपने पास है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या बनता है? B इज इक्वल टू F बटा QV। B इज इक्वल टू F बटा QV। ठीक है, इस चीज को आप नोट करो। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये बना, लगने वाला बल क्या? F इज इक्वल टू QVB। इस चीज को नोट करो। इन दोनों फॉर्मूलों को इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये एग्जाम के अंदर अपने आगे वाले टॉपिक के अंदर ये यूज करेंगे कि F बराबर QVB। ठीक है, ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल किसी आवेश पे जो कि गति कर रहा है उस क्षेत्र के अंदर। तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो फोर्स की गणना करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? F इज इक्वल टू QVB। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, कि अपने चुंबकीय क्षेत्र को किन किन सूत्रों से, किस किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, किन किन नियमों से। ठीक है, पहला मैक्सवेल का पेच नियम। मैक्सवेल का पेच नियम, मैक्सवेल का पेच नियम। मैक्सवेल के पेच के नियम के अनुसार ये देखो, पेच ये होता है इस तरह, अपन जो नट कसते हैं, मानो इस नट को इस तरह कस रहे हैं, इधर ये लगा शायद नहीं दिख रहा, इस तरह को नट को इस तरह कस रहे हैं। ठीक है, उसकी दिशा इस तरह कस रहे हैं, क्योंकि धारा की दिशा इसके बोर्ड के लंबवत इस धारा की दिशा, और जो घूम रहा है जिस दिशा के अंदर ये पेच घूम रहा है, मतलब इस दिशा में इस तरह, तो ये घूमने की दिशा जो है, जिस दिशा में घुमा रही है, तो वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, और जो अंदर की दिशा जो है, मतलब अंदर की ओर, ये वो किसको प्रदर्शित करेगी? वो धारा को बताएगी। मतलब अंदर की ओर इसकी धारा है, इस तरह घुमा रहे हैं, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैक्सवेल का पेच नियम क्या कहता है। एक बार फिर से देखो, शायद आपको समझ में आ गया। मतलब इस तरह घुमाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, और लगने वाला जो अंदर की ओर धारा इसकी प्रवाह होती है। ये था अपने पास मैक्सवेल का पेच नियम। दूसरा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम इस तरह, मानो ये भी कोई अपने पास चालक तार है।
चालक तार है, इसको अपने इस तरह पकड़ा, इस तरह पकड़ लिया, अंगूठा ऊपर की ओर, अंगुलियां इस तरफ, इस तरह से हम देखो, अंगुलियां इस तरफ, इस तरफ, जो इस तरफ अंगुलियां हो रही है वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, और जो अंगूठा ऊपर की ओर है इस चालक तार के लंबवत जो ऊपर की ओर है वो किसको प्रदर्शित करेगा, धारा की दिशा को। किस तरह, ऐसे अंगूठा बना रहे हैं अभी, ठीक है, ये इस तरह, ये हाथ इस तरह ये मुड़ेगा, मतलब ये इस तरह चालक परिपथ है, पकड़ेगा तो मतलब अंगूठा ऊपर की ओर धारा की दिशा को बताएगा, और ये मुड़ी हुई उंगलियां इस तरफ किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये था दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, ठीक है। और तीसरा नियम एक और मैक्सवेल का पेस नियम हो गया, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हो गया। अब बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको आप समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है। किस तरह, ये देखो, क्योंकि इस नियम के अंदर हम बल को भी इंक्लूड कर लेते हैं इन दोनों नियम के अंदर। दूसरा कौन सा, दाहिनी हाथ की हथेली का नियम, दाहिनी हाथ के हथेली का नियम, और किसका, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ये दो नियम तो हो गए, कौन सा, पहला मैक्सवेल का पेस नियम, दूसरा दाहिनी हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिनी हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये दो नियम तो किसको, चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र और धारा को, किसको, चुंबकीय क्षेत्र प्लस धारा को, इन दो चीजों को बता रही है ये दो नियम। तो तीसरा, अब अपने तीसरा कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और चौथा दाहिने हाथ के हथेली का नियम। ये दो नियम किसको बताएंगे, पहले लिख लेते हैं, कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ठीक है, कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और तीसरा हथेली के, कौन सी, दाहिनी हथेली के पाम यानी हथेली का नियम, दाहिनी हाथ की हथेली का नियम, दाहिनी हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, अब ये देखो, पहले दो नियम के अंदर ओनली अपने चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बारे में बात की, लेकिन इन दो नियमों के अंदर एक और इंक्लूड करेंगे, वो कौन सा, चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र, धारा इन दोनों में होगी, तो इन दोनों में भी चुंबकीय क्षेत्र और धारा, प्लस तीसरा कौन सा, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, फोर्स ऑफ। अब उसको समझते हैं चुंबकीय बल को किस तरह। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए बढ़िया तरीके से। तीसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बायां हाथ लिया पहले तो, ये इस तरह अपने बायां हाथ लिया, बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के क्या कहता है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इस अंगुली को अपने क्या कहते हैं, तर्जनी, ये मध्यमा और ये अंगूठा। तो इस नियम के अनुसार अंगूठा जो है अपना चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है, इस तरह लिखो, कहां पे, एक बार चलो इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाले को। ये दो नियम आपको समझ में आ गए कि जो इस नियम के अनुसार, किसके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा जो बल को प्रदर्शित करता है, इस समझते जाना, बल को, तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मध्यमा है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा किसको प्रदर्शित करते हैं, धारा को। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से देखते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा इस तरह है, हो लंबवत रखे हो, लंबवत होनी चाहिए ये तीनों। ये देखो, ये भी 90 डिग्री का, इस तरह भी 90 डिग्री का, इस तरह देखे तो ये भी 90 डिग्री का, तीसरा इस तरह, ये दोनों 90 डिग्री के, और ये इसकी बात करें, ये इस तरह इधर करें तो भी 90 डिग्री का। मतलब ये तीनों लंबवत इस तरह रहे कि अंगूठा चुंबकीय बल को, और ये तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करें। यह था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, और तीसरा, तीन हो गए अपने पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, तीन। ये चीज याद रखना अपने पास, क्योंकि तर्जनी आपको पता है, मध्यमा ये सीधा याद रह जाए, क्योंकि कई बार ये गड़बड़ हो जाता है, कौन सी उंगली किस तरह करे, क्योंकि लंबवत नहीं रह पाता,
इसको कभी लंबवत कर दे, इसको नहीं कर दे तो गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने सीधा डायरेक्ट ये लिखा हुआ है ना वो याद रखें तो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो ये नियम हो गया। चौथा कौन सा, दाहिनी हाथ के हथेली का नियम। दाहिनी हाथ के हथेली के नियम के अनुसार अंगुलियां अंगूठा इस तरह लंबवत रहे, ये देखो अंगुलियां और अंगूठा लंबवत रहे, तो जो हथेली का ऊपर की ओर भाग है, ऊपर की ओर भाग वह चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगा। अंगुलियां किसको, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है ये इस तरह, और ये अंगूठा धारा को प्रदर्शित करता है। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह जो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर इस तरह चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कौन, अंगुलियां प्रदर्शित करते हैं, और अंगूठा जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये थे अपने पास किसको, चुंबकीय क्षेत्र, धारा और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल को बताने वाले नियम कुछ एक, जिनके अंदर अपने 4 नियम देखे थे। कौन सा, मैक्सवेल का पेच नियम जो चुंबकीय क्षेत्र व धारा की दिशा को बताता है। तीसरा दाहिनी हाथ के हथेली का नियम चुंबकीय क्षेत्र व धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। चौथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल व धारा, ये 3 चीजें। कौन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चौथा नियम कौन सा, दाहिनी हाथ के हथेली का नियम। दाहिनी हाथ के हथेली के अंगूठे का नियम तो वो था जो चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को ऊपर की ओर प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन हथेली का नियम के अनुसार जो हथेली है वह चुंबकीय बल को ऊपर की ओर प्रदर्शित करती है। किस तरह, इस तरह हथेली की लंबवत, मतलब अंगुलियां ऊपर की ओर और अंगूठा तीनों एक दिशा के अंदर लंबवत रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अंगूठा है किसको, विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। मुड़ी जो सीधी अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और ऊपर की ओर हथेली का जो है चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। ये 2 नियम थे जो चुंबकीय बल को भी साथ में इंक्लूड करते हैं। कौन से, ये लास्ट वाले, फ्लेमिंग और दाहिनी हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, ये दोनों नियम के अंदर चुंबकीय बल भी अपने इंक्लूड करेंगे, और बाकी 2 ऊपर वाले जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र और धारा ही ओनली बता रहा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के अंदर करेंगे अपने इतना ही। बाकी आप, आई होप तैयारी आपके जमकर कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस का पेपर नजदीक है, शायद अपने आगे भी उसको पोस्टपोन करेंगे। तैयारी जमकर करो, तैयारी खामोशी से करो और सफलता शोर मचाएगी, क्योंकि तैयारी ऐसी करो कि अपने सफलता प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।